हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज के फिज़िक्स का हम टॉपिक पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए सरफेस ऑफ मटेरियल। किसी भी सरफेस ऑफ मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के सरफेस के ऊपर चार्ज का इम्बैलेंस होना क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो सरफेस हैं और दोनों सरफेस के ऊपर अलग अलग चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से स्पार्कलिंग होती है जब उनको आपस में रब किया जाता है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था काफ़ी लंबे टाइम के पे, लेकिन वो जो चीज़ है वो इतनी अच्छे से उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं हुई और हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बारे में बाद में डीप से स्टडी किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब दो सरफेसेस को आपस में रब किया जाता है तो उनके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है और उस चार्ज के जनरेट होने की वजह से वहाँ पे स्पार्कलिंग होती है, ठीक है। तो चार्ज जनरेशन के लिए एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी, पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि कौन से मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होता है। तो मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो जो है थॉमसन, रेदरफोर्ड और नेल्स बोर के द्वारा दी गई। क्या बताया गया इस थ्योरी में? इस थ्योरी में ये बताया गया कि जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है वो बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और एटम्स की हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एटम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो एटम कौन सा है। तो जब दो सरफेसेस को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एक मटेरियल के, वो क्या हो जाते हैं? दूसरे मटेरियल के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो ट्रांसफ़र होना होता है, उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है, उनके ऊपर जिसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाते हैं दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरी ने इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, ग्लास है, पेपर है, सिल्क है, ह्यूमन बॉडी है, एम्बर है, एबोनाइट है। तो इन सब में से किसको आपस में रब किया जाए कि चार्ज जनरेट हो और किसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? तो हमें क्या करना है, ये एक ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जैसे कि कई बार सिल्क के लिए पूछ लिया जाता है, तो सिल्क जो है कई बार सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें मिलता है और कई बार नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि कब पॉजिटिव चार्ज होता है, कब नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर आप इसको सीरियल में इसको याद कर लोगे तो आप इजीली इसको डिटरमाइन कर सकते हो। देखो, ग्लास के बाद पेपर, पेपर के बाद सिल्क, फिर ह्यूमन बॉडी, फिर एम्बर और फिर एबेनॉइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम जैसे ग्लास को रब करते हैं पेपर के साथ, ठीक है, ग्लास को क्या करते हैं हम? पेपर के साथ रब करते हैं, तो पेपर के ऊपर जो बाद वाला नंबरिंग आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जो पहले वाला आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ग्लास को अगर हम पेपर के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, पेपर पे क्या होगा, सॉरी, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। वैसे ही हम मान लो सिल्क है हमारे पास, ठीक है, सिल्क है और हमारे पास ग्लास है, तो हम क्या करते हैं? सिल्क और ग्लास को आपस में रब करते हैं, ठीक है। तो सिल्क और ग्लास को आपस में रब करते हैं तो इसके ऊपर, सिल्क के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो बाद वाला नंबर अगर आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव होगा और उससे अगर पहले वाला जो नंबर है उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखें,
हमारे पास क्या है, मान लो एबोनाइट है, एबोनाइट और सिल्क है, हम इनको आपस में रब करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो एबोनाइट रोड होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही है, देखो ग्लास के साथ हमने सिल्क को रब किया तो सिल्क के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन सिल्क के साथ हमने एबोनाइट रोड को रब किया तो यहाँ पे सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इनको ऐसे हमें सीरीज में याद रखना है। कोई भी दो मटेरियल हम लेते हैं और जो मटेरियल का नंबर बाद में है उसके ऊपर क्या करना है, नेगेटिव चार्ज, और जो पहले है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज करना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए इस तरीके से अगर आपको इसको याद रखते हो, ठीक है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो जो हमारे पास चार्ज जनरेट हुआ है उसके अंदर क्या होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, उस एरिया में एक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की साइड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, चार्ज का एक बहुत ही फेमस लॉ है कूलम्ब्स लॉ। तो क्या बताया गया है कूलम्ब्स लॉ के अंदर या फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, चार्ज की प्रोडक्ट के, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 की प्रोडक्ट के, और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर। हमारे पास मान लो जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है कितनी, R, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होगा, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उन जो चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स फोर्स क्या कहता है कि F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाना पड़ेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, और परमिटिविटी जो है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो ई नोट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ई नोट की परमिटिविटी की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स अगर हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम्ब हो तो वहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है 9 इंटू 10⁻⁻9 1 इंटू 1 और डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर हो तो फोर्स क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम करेंगे अभी वो हमारा, तो अब हम देखो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दो सरफेसेस के बीच में जो इम्बैलेंस चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी कि क्या कहती है ये थ्योरी जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये बताती है हमें कि कैसे वो चार्ज जनरेट हुए, कैसे दो सरफेसेस को रब करने से उनके ऊपर चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने तीनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको ई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है,
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। आगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होगी। ठीक है। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ के अंदर जो फोर्स होता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। और फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर होता है। 1/4πε0 यहाँ पे ε0 जो है ये क्या होती है, परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। और 1/4πε0 की वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है। तो यहाँ से आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही करते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो जैसे कोई भी कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वोल्टेज की सप्लाई करते हैं। तो जो वोल्टेज है वो क्या होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इसको ओम्स लॉ बोला जाता है। V जो है ये पोटेंशियल है हमारी, ठीक है, वोल्टेज है, और ये क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम साइन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो V = RI। तो R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे ये है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कोई भी एक कांस्टेंट आता है तो उसकी जगह हम R को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है और उसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका अपोजिशन जो होता है वो कौन मेजर करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। कितना अपोजिशन हो रहा है उसका, उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। R से इसको डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि हमें पता है कि प्लास्टिक है, जैसे लकड़ी है, वुडन है, सूखी हुई लकड़ी है, तो उनमें से करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो इसलिए क्या है, अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। और ये मेज़र करता है अपोजिशन ऑफ करंट, कि कोई भी मटेरियल है वो कितना अपोजिशन कर रही है अपने अंदर से करंट फ्लो होने से। ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो एक है नेचर, कोई भी मटेरियल हम ले रहे हैं उसका नेचर क्या है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है। टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ क्या है उसकी, और एरिया क्या है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस ओहमिक भी होते हैं और नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस भी होते हैं। ओहमिक रेजिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे रेजिस्टर, वो सारे मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, ओहमिक रेजिस्टेंस। जैसे कि एल्यूमिनियम की वायर हो गई, मैंगनीज की हो गई, कॉपर की हो गई, तो इन सब की जो वायर्स हैं वो किसको फॉलो करती हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करती है। मीन्स V = IR, पोटेंशियल = करंट इंटू रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्या है, ओहमिक हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि नॉन ओहमिक होते हैं।
नॉन ओहमिक मीन्स वो मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, डायोड वॉल और ट्रायोड वॉल। डायोड वॉल और ट्रायोड वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल होते हैं। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 4 एग्जाम्पल लिखे कि इनमें से कौन से मटेरियल नॉन ओहमिक हैं, तो डायोड वॉल और ट्रायोड वॉल, तो ये क्या है, नॉन ओहमिक मटेरियल है, ठीक है। अब देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो जो रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी वायर है मान लो, ठीक है, उसकी लेंथ जो है L है और एरिया A है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसका जो वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और अपॉन A, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। डायरेक्टली होगा लेंथ के, कि मीन्स जो कंडक्टर है उसकी जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ है उतना ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, अगर हम उस कंडक्टर का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी शेप वाइज एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है हर किसी का। तो अगर हम उसका एरिया ज़्यादा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होगा, L/A। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, ठीक है। तो ये रो क्या है, यहाँ पे रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हमें मिला है इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और ये क्या है, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रो बोलते हैं, और वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है इसकी यूनिट क्या है। तो यहाँ से देखो हम निकाल सकते हैं, रो क्या आएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया, और अपॉन क्या आ जाएगा, लेंथ। ये एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, और लेंथ डिवाइड में। तो एरिया की क्या होती है यूनिट, ओम होती है, ठीक है। सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की मीटर या सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कैंसिल आउट करेगा तो ओम सेंटीमीटर, क्या आ गई इसकी यूनिट, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओम सेंटीमीटर जो होती है ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ से हम जो L/A है, लेंथ बाय एरिया, इसको हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में देखो क्या होता है, सेल कांस्टेंट की भी यूनिट पूछ ली जाती है। तो L क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और A क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। L क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि L/A को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, या फिर लेंथ की पर, मतलब कि लेंथ की -1 यूनिट जहाँ पे लिखा होगा वो क्या हो जाएगी, इसकी सेल कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो रेजिस्टेंस R क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी, और L/A क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट से भी हम निकाल सकते हैं। कई बार हमें रो L/A की वैल्यू अलग अलग नहीं दी होती, मतलब एक L/A की वैल्यू दी होती है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है, लेंथ की और एरिया की अलग अलग वैल्यू नहीं दी होती। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। आगे देखो, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रो की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड
टेम्परेचर, दोनों के ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे हम अलग अलग मटेरियल लेंगे तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, मटेरियल वाइज उसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ये लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लास्ट में पीछे हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब रेजिस्टिविटी की बात आए तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हैं इसके लिए। आगे देखो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को अगर हम इन्वर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट, कि करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर कितना अपोजिशन आया है, उसको हम उसका रेजिस्टेंस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि कितना करंट एक कंडक्टर से फ्लो हो सकता है, वो क्या होता है, उसका कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। ठीक है, जिसको जी से डिनोट करते हैं और ये 1/r के बराबर होता है। इससे आगे देखो इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी, तो 1/ओम करेंगे तो पर ओम क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। पर ओम को हम क्या लिखते हैं, इसका जैसे इन्वर्स करेंगे, ठीक है, तो एम का इन्वर्स, इस पूरे नाम का इन्वर्स क्या आ जाएगा, MHO। ठीक है, तो या तो पर ओम बोल दो या MHO बोल दो या फिर सीमेन बोल दो। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, यूनिट होती है किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए। इससे आगे देखो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, उसको अगर हम इन्वर्स कर दें तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होगी। अब हम ये देखते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे हमने लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर ली, इसको हम मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका इन्वर्स कर दो, पर ओम पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका इन्वर्स हो जाएगा तो ये किसके लिए यूनिट हो जाएगी, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए यूनिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे रेजिस्टेंस हैं उनको हम जॉइंट करते हैं आपस में। ठीक है, या तो हम उनको सीरीज में जॉइंट करते हैं या फिर हम उनको पैरेलल में जॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सीरीज में जॉइंट किया है उनको तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। जैसे कि हमने R1 R2 R3, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, इसको हमने R1 बोल दिया, इसको हमने R2 बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, R3 बोल दिया। तो ये तीनों ही क्या हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2 + R3, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो यहाँ पे सबके सम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में। जब पैरेलली अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये हमने लगा दिया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे नीचे की साइड लगा दिया। तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 और R3। तो R1 R2 R3 तीनों जो रेजिस्टेंस हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/Req। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हैं तो ये क्या करेंगे, सब एक दूसरे का इन्वर्स होके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का एलसीएम लेके और रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलली कंबाइन करें या फिर सीरीज में कंबाइन करें तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे क्या होगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में कि कैसे जो है रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और कैसे उनको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे कि हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं,
यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू होता है, ठीक है। ये जैसे रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये 3 है, ठीक है। इनकी वैल्यू है 2 ओहम, 3 ओहम और 4 ओहम। अब इन तीनों को हमने यहाँ पे देखो पैरेलली कंबाइन कर रखा है एक दूसरे के साथ। तो हमने फॉर्मूले में देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों के सम के बराबर होगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 ओहम प्लस 3 ओहम प्लस 4 ओहम, ठीक है। 4 और 3 7 और 8 9, तो 9 ओहम क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड थे, अगर हमने इनको क्या किया हो, पैरेलली कनेक्ट किया हो, तो इनकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1/Req से आएगा। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 3 और 4 तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 13/12 आ गया। अब हमें यहाँ पे ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, 12/13। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस ये टॉपिक इतना ही, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, कैसे दो सरफेसेस आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ और उसमें क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। सेकेंड क्लास में जो है हमने ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है पैरेलली में और सीरीज में, उनके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारी थर्ड क्लास है इस चैप्टर की, ठीक है, थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है। जैसे कि पावर हमने पढ़ रखा है, ठीक, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है, एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। पावर के लिए फॉर्मूला होता है, पावर जो होती है वो होती है करंट इनटू वोल्टेज की प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। पी को, पावर को P से डिनोट करते हैं, करंट को I से और वोल्टेज को V से। तो पावर यहाँ पे किसके बराबर आ गई, करंट की और वोल्टेज की, दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आ गई, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो वॉट होती है। वॉट में क्या करते हैं, हम पावर को मापते हैं। इसके अदर यूनिट देखी जाए तो किलोवाट होती है, किलोवाट होती है, और अनदर यूनिट भी होती है इससे बड़ी, लेकिन एसआई यूनिट पूछी जाती है मोस्टली, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो वॉट है। इसके बाद है कि जैसे हमारे पास घरों में जो मीटर लगे होते हैं उनके अंदर जो यूनिट आती हैं वो किलोवाट आवर में होती हैं, किलोवाट आवर में होती हैं। तो एक जो किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होता है, वो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000 के बराबर होता है। जैसे कि वोल्ट इंटू एम्पियर तो पावर के बराबर हो गया है ना, पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास किलोवाट आवर में उसकी वैल्यू आ जाएगी। किलो, किलो से मतलब किलोवाट, ये क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट, और आवर जो है ये किसकी यूनिट हो जाएगी, टाइम की यूनिट हो जाएगी। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें और अगर 1000 से उसको डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर में आ जाएगी। एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, लेकिन जितने भी यूनिट हैं हम क्या करेंगे, उसको किलोवाट आवर में हमें अगर दे रखा है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज दे रखी है, मान लो 220 वोल्ट है। घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई होती है, जिस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट होती है, ठीक है, और 50 हर्ट्ज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। करंट जो है वो 5 एम्पियर दे रखा है।
अब हमें ये पूछा है कि इसके अंदर कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पे सप्लाई होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो यहाँ पे हमें मान लो टाइम दे रखा है, टाइम हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो हमने से पूछा जाए कि 10 आवर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे सप्लाई होगी यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम्पियर करंट से, तो 5 एम्पियर करंट है इंटू 10 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 11। तो यहाँ पे देखो कि अगर 220 वोल्ट के बल्ब को 5 एम्पियर जो करंट हमें प्रोवाइड करवाता है 10 आवर के लिए उसको अगर ऑन रखा जाता है तो वहाँ पे जो है 11 यूनिट की जो है वो वहाँ पे पावर सप्लाई हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी किलोवाट आवर की वो क्या आ जाएगी 11 किलोवाट आवर या फिर 11 यूनिट आ जाएगी। तो ये ऐसे हमें बताना होता है क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ये अगर फॉर्मूला पता है तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आगे देखो क्या होता है, एक हीटिंग इफेक्ट होता है। जब भी कोई हमारे पास कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के अंदर अगर H हीट है, ठीक है, H हीट को हम H से डिनोट कर रहे हैं, I जो है ये क्या है करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है, T क्या है टाइम है। तो यहाँ पे H जो है वो किसके बराबर आएगा, I स्क्वायर RT के बराबर आएगा। I जो है यहाँ पे क्या है करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है और T क्या है टाइम है। तो यहाँ पे इसको हम जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो क्या होती है, करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो टेम्परेचर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन तीनों को मिला के ये जो है हीटिंग इफेक्ट बनाया गया, जूल्स लॉ बनाया गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमें अलग अलग वैल्यू दी मिलेंगी, करंट की, I की, T की, ठीक है, R की वैल्यू हमें दी मिलेगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आगे का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन क्यू के बराबर होता है। और एफ हमने देखा था पीछे कूलम्ब्स लॉ के अंदर, एफ क्या था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे अगर हम एफ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, तो एक जो चार्ज है वो इसके डिवाइड में दे रखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन R के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि E जो है वो क्या होता है, F अपॉन Q के बराबर होता है। और अब F की वैल्यू रखेंगे Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यहाँ पे K कांस्टेंट भी होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q अपॉन R का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी, केमिकल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेल की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप से सेल होता है जो हम यूज़ करते हैं, जो रेडियो के अंदर, रिमोट के अंदर जो सेल्स यूज करते हैं वो हमारे इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। उसमें एक पार्ट कैथोड होता है और एक पार्ट एनोड होता है और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और जब वो केमिकल पूरे तरीके से यूज हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो
ड्राई सेल होता है तो वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका लाइफ टाइम कुछ ही टाइम का होता है। तो यहाँ पे ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी है, सेल की है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसमें सिर्फ एक बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि नॉन यूजेबल हैं, एक बार ही यूज होंगे, दोबारा जो है उनको हम क्या नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल जो है वो क्या है, वोल्टिक सेल है, डैनियल सेल है, ड्राई सेल है और लेक्लेंसे सेल है। तो ये चारों जो टाइप के सेल होते हैं ये सारे ही क्या हैं, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सेल क्या होता है। एक बार सेकेंडरी सेल देख लेते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, बार बार जिनको यूज़ कर सकते हैं, जिनको चार्ज करके हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेल। जो कि व्हीकल्स के अंदर बैटरियां रखी जाती हैं, जैसे कि हमें पता है कि सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। तो जो व्हीकल्स के अंदर बैटरीज लगी होती हैं, कोई भी व्हीकल हो गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर गाड़ी हो गई, तो उन सब के अंदर जो रखी होती हैं बैटरीज, वो क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं, वो चार्ज हो जाती हैं दोबारा से, रीयूजेबल होती हैं। एक बार यूज़ करने के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कुछ एमरजेंसी लाइट का कोई सोर्स है, वो भी क्या होता है, उसके अंदर भी जो बैटरी लगी होती है वो भी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। तो वो सेकेंडरी सेल में आएंगे। अब एक बार सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से, कौन सी सेल किस टाइप की होती है, किसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहले देखो ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होती है, ड्राई सेल, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जैसा कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट क्या करता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये एक सेल की संरचना होती है, उसमें क्या होता है कि एक कोई भी एक ऐसा केमिकल होता है लिक्विड फॉर्म में जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में हेल्प करता है। उसमें एक जो मेटल होती है वो कैथोड का काम करती है और एक मेटल एनोड का काम करती है, और वो दोनों कैथोड और एनोड एक वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है एक मेटल से दूसरे मेटल के अंदर, तो करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसमें जनरेट हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक सेल की स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है। सबसे पहले देखो ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर जो कार्बन की छड़ होती है, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, एक एनोड का काम करता है। ठीक है, जिंक जो है वो कैथोड का काम करता है, और मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, MgO2 और NH4Cl, ये जो है ये लिक्विड का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन एनोड का, जिंक कैथोड का, और इस दोनों के दोनों जो ये रोड्स हैं कार्बन की और जिंक की, ये डिप होती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राई सेल, टॉर्च के अंदर, रेडियो के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमोट के अंदर, तो ये ड्राई सेल्स का यूज़ करते हैं। एक ही बार ड्राई सेल को यूज़ किया जा सकता है। फिर देखो वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल भी प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल होता है। वोल्टिक सेल के अंदर क्या होता है, वोल्टिक सेल जो है 1799 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, और इसका जो EMF होता है वो 1.08 वोल्ट होता है। EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू है एक, कि वो कितना फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो वोल्टिक सेल के अंदर कॉपर की रोड होती है, एक जिंक की रोड होती है, और उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, चार्ज की मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को जनरेट करते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर जो है क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है। उसके बाद देखो क्या है, लेक्लेंसे सेल। लेक्लेंसे सेल के अंदर क्या होता है, जिंक एक एनोड का काम करता है,
कार्बन क्या करता है, एक कैथोड का काम करता है, और NH4Cl अकेला क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन की तरह इसमें यूज किया जाता है। तो ये जो सेल है ये भी क्या है, लेक्लेंसी सेल, ये भी प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो इसका EMF होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका EMF कितना है, 1.5 वोल्ट। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल है, टेलीफोन है, तो इन सभी के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सेल की स्ट्रक्चर होती है, बाहर से हमें ऐसा दिखता है सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, 2 और मोर सेल को हम कनेक्ट कर दे तो वो बैटरी बना देते हैं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो कि एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उनको यूज़ नहीं कर सकते। एक ही बार जो उनकी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसको रिचार्ज करके हम चार्ज करके बार बार क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स बताए हैं। ड्राई सेल के अंदर क्या कैथोड होता है, क्या एनोड होता है। बेसिकली एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है, और एक सॉल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, लेक्लेंसी सेल और इनके बारे में हमने क्या है, डैनियल सेल, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा आज यहीं इतना ही करते हैं, और आगे का जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 4th पार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट 3 पार्ट जो है हम कर चुके हैं इसी चैप्टर के, और ये हमारा 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट में जो है वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी वायर है उससे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, देखो, एन इलेक्ट्रिक current flowing in a wire produce a magnetic field around it, then this wire behave like a magnet। क्या होता है कि एक हमारे पास वायर है, वायर में से करंट पास हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर लेती है अपने चारों ओर, और वो जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, जैसे कि हमारा राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड से क्या बना रखा है, यहाँ पे राइट हैंड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जैसे कि अंगूठा है और ये दोनों फिंगर्स हैं, हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और फिर ये तीनों जो हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि जो अंगूठा है, थंब है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर। ठीक है, ये वाली जो फिंगर है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये थर्ड फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंड्यूस्ड करंट को, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये जो है हैंड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको, इन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें रखना है। ठीक है, जो हमारा थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है कि ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन जो है ये फोर्स को, मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को, और मिडिल फिंगर जो है ये करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट की। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो जो ये वाली फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट को शो कर रही है, लेकिन इसके अंदर ये करंट को शो कर रही है। तो ये ही डिफरेंस है इसके अंदर। और लेफ्ट हैंड रूल को जो है वो अप्लाई किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को बनाते हैं तो उसकी जो संरचना है, उसको बनाने का तरीका है, उसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद एक है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है, देखो लोरेंज फोर्स जो है वो लोरेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, कोई भी वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है, उसके अंदर बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, वी क्या है वो जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा, लोरेंज फोर्स किसको बोलेंगे, किसी वायर से जो करंट पास हो रहा है उसके अंदर जो फोर्स होगा वो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, बी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वी क्या है, यहाँ पे स्पीड है, और यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, एंगल है, किसके बीच में, v और b के बीच में। ठीक है, v क्या है वेलोसिटी और b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में क्या है, थीटा क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे जो ये F फोर्स जनरेट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। हमारे पास कोई भी गिवन एरिया है, जैसे ये यहाँ पे बना रखा है, ये कोई भी गिवन एरिया है, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं उनके नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है b इंटू डी एस, मतलब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 जैसे यहाँ पे होते हैं, और एरिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो एरिया सबको कंबाइन कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वो वेबर होती है, WB से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछी जाए क्लोज्ड एरिया की, जैसे कि ये बिल्कुल ही क्लोज है, कहीं पे भी होल नहीं है, ये एक स्फीयर है, तो इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ओपन स्फीयर है, मान लो कहीं पे होल कर रखे हैं या फिर बहुत सारे होल्स हैं, तो उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक है, उसके आगे देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके बाहर एक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो इसके अंदर बी से इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। 2πr क्या हो जाएगी, जैसे कि हमने क्या लिया है, सरकमफेरेंस, सर्कल ले रखा है, तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा। तो बी की ये वैल्यू है। इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट टेस्ला होती है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी टेस्ला होती है, लेकिन इसको कभी गॉस में मेजर किया जाता है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो एक टेस्ला जो है, एक टेस्ला ही क्या किसके बराबर होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, या फिर 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। कई बार टेस्ला में दे दी जाती है और उसको गॉस के अंदर चेंज करना है, जैसे यहाँ पे कई बार आपसे गॉस की वैल्यू पूछी जाती है। 1 जो गॉस है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, या फिर 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इससे आगे देखो, इससे आगे वाला टॉपिक है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल अपोज टू द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जहाँ पे चेंज होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लेंस लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो लेंस लॉ के अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आगे देखो, लास्ट
टॉपिक है हमारा आज का फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडे के द्वारा दिया गया था, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है और उसके अंदर से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, चार्ज को पास करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट टू द इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना मास जो है वो डिपॉजिट हुआ, जो सॉल्यूशन हमने लिया था उसमें से कितना मास उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, वो क्या होता है, उसके अंदर से जो चार्ज पास किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको E इज इक्वल टू ZIQ। E क्या है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। Z क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। I क्या है, करंट है, और Q क्या है, चार्ज है। तो इस टाइप से ये हमारा क्या है, फैराडेज लॉ है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।